Good afternoon, students. Last lecture we have discussed about the meaning of borrowed capital. In borrowed capital, we have seen meaning and definitions of debentures and features of debentures. So in this lecture, we are going to learn about the types of debentures. So now we will see the types of debentures one by one. Okay. So on the basis of securities. So first is given on the basis of securities. So on the basis of securities, there are two types of debentures, secured and unsecured debentures. Okay. And second is on the basis of transfer. Okay. So on the basis of transfer, there are registered and bearer debentures. Okay. On the basis of repayment, redeemable and irredeemable debentures. On the basis of conversion, convertible and non-convertible debentures. Okay. So these are the types of debentures. Now we will see one by one. Okay. So first is given here secured debentures. Okay. Secured debentures are those debentures which are secured. Okay. So debentures can be secured. debenture जो है वो क्या होते हैं, secured होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, secured debentures. तो secured debenture जो है आपका पहला टाइप्स है. So debentures can be secured. The property of company may be charged as security for loan. Okay. तो जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं. ओके. एज ए सिक्योरिटी के तौर पे. ओके. मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर जो एक तरह का लोन होता है. ओके. तो ये जो लोन जो कंपनी इशू करती है तो उसके ऊपर कंपनी क्या करती है, अपने एसेट्स के ऊपर जो है चार्जेस लगाती है. ओके. अपने एसेट्स के ऊपर चार्जेस लगाना मतलब वो अपने एसेट्स के ऊपर जो है सिक्योरिटी चार्ज करती है, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट नहीं कर पाएगी तो उस टाइम पे डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं और वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर एसेट्स. ओके. ये जो सिक्योरिटी जो है किसके ऊपर किया जाता है, एक पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर किया जाता है, फिक्स चार्ज, और इट में बी द एसेट इन जनरल फ्लोटिंग चार्ज. ओके. तो ये जो सिक्योरिटी जो है फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज की जाती है. ओके. तो उसके ऊपर जो चार्जेस जो है फिक्स भी होते हैं या फिर फ्लोटिंग भी होते हैं. तो डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. ओके. तो डिबेंचर्स का जो सिक्योरिटी होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रस्ट डीड के थ्रू. किसके थ्रू, ट्रस्ट डीड. ओके. सो ये जो था पहला टाइप था सिक्योर्ड डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. ओके. तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं. डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड. ओके. और द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन. तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन के तौर पे. ओके. तो ये जो सिक्योरिटी किसके ऊपर चार्ज की जाती है, कंपनी के फिक्स एसेट्स के ऊपर. ओके. और वो जो रेट जो रहेगा वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है. और ये जो डिबेंचर जो सिक्योर्ड किसके थ्रू होते हैं, ट्रस्ट डीड के थ्रू. किसके थ्रू होते हैं वो, ट्रस्ट डीड के थ्रू. सेकेंड इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. These are the debenture that have no security. Okay. Unsecured debentures. Okay. Unsecured debentures के ऊपर कोई security नहीं होती है. Okay. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, unsecured debenture. Okay. इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं. The issue of unsecured debenture is now prohibited by the Companies Act 2013. तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को जो है अभी यहाँ पे हम इशू नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने उसको प्रोहिबिटेड किया है, उसको मना किया है. ओके. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 ने जो है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को अलाउड नहीं किया है. तो ये क्या है आपका अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ओके. सो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ओके. तो हमने यहाँ पे पहला पार्ट फिनिश किया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे, जिसमें हमने देखा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ओके. सेकेंड है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र. अभी हम ट्रांसफ़र के बेसिस पे हम देखते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र में जो है पहला यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. क्या बोला उन्होंने, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ओके. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड. ओके. रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसमें जो है डिबेंचर होल्डर का नाम जो है रजिस्टर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. अ कंपनी मेंटेन्स रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड. ओके. कंपनी जो है ना डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें डिबेंचर होल्डर का नेम होता है, एड्रेस, और जो डिबेंचर होल्डर उसको होल्डिंग कर रहा है उसके बारे में हम क्या करते हैं, रजिस्टर में उसका एंट्री करते हैं, उसका रिकॉर्ड करते हैं. द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड. ओके. तो जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को, तो उसके लिए जो है आपको ट्रांसफ़र डीड की ज़रूरत होती है. ओके.
ट्रांसफ़र डीड के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये था आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर। ओके, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका नाम जो है रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जिसके लिए कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन करती है, जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस और वो कितना होल्डिंग कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रांसफर डीड होना चाहिए। ओके, so fourth point is bearer debentures. Okay, name of holders are not recorded on the bearer debentures. तो ये रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का अपोजिट है। ओके, बेरर डिबेंचर्स को जो है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, बेरर डिबेंचर्स में जो है डिबेंचर होल्डर के नाम को हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, बेरर डिबेंचर्स। देयर नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो जो बेरर डिबेंचर होते हैं ना, उनका नाम जो है डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में मेंशन नहीं किया जाता है, उनका नाम जो है डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में अपीयर नहीं होता है। ओके, सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी। ओके, तो इनका जो है डिबेंचर को जो ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। ओके, बिकॉज उनका रजिस्टर में जो है नाम होता ही नहीं है। ओके, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन्स अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ऐसे जो बेरर डिबेंचर होते हैं ना, इनका जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कूपन के थ्रू होता है। ओके, कूपन को जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ में अटैच किया जाता है। अटैच करने के बाद उनका जो है पेमेंट दिया जाता है। ओके, तो कूपन के बारे में हम करस्पॉन्डेंस के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, करस्पॉन्डेंस में कूपन्स कैसे होता है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, वो सब हम देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर में हमने देखा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स एंड बेरर डिबेंचर्स। ओके, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में क्या होता है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में जो है होल्डर का जो है नाम रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, उनका नाम, एड्रेस और कितना उन्होंने होल्ड किया है उसके बारे में डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, और वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांसफर डीड होना चाहिए। ओके, और बेरर डिबेंचर का जो नाम है वो बेरर डिबेंचर्स पे जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, उनका नाम जो है डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में अपीयर नहीं होता है। ओके, इनका जो ट्रांसफ़र कैसे होता है, डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और उनका इंटरेस्ट का पेमेंट जो है कैसे किया जाता है, कूपन को जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ अटैच किया जाता है। तो उस कूपन के थ्रू क्या करते हैं, बेरर डिबेंचर्स को पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट में पहला दिया यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या दिया है यहाँ पे, रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिबेंचर्स को रीपेमेंट करते हो। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल। ओके, दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड। ओके, डिबेंचर जो है रीपेमेंट किया जाता है डिबेंचर्स को, और उनका जो पेमेंट जो है कब किया जाता है, एक फिक्स पीरियड पे किया जाता है एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ये जो फिक्स पीरियड जो होता है, ये मैच्योरिटी डेट जो होती है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाता है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करती है, डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस लौटा देती है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये जो रीपेमेंट जो है कैसे किया जाता है, या तो फिक्स डेट पे किया जा सकता है। ओके, या फिर इंस्टॉलमेंट में जो है कंपनी क्या करती है, रीपेमेंट करती है। The provisions so the provision of repayment is normally made in trust deed. Okay, so redeemable debentures are mostly redeemable, payable at the end of some fixed period. Okay, तो डिबेंचर जो है वो क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, जिनका पेमेंट हम कब करते हैं, फिक्स पीरियड पे करते हैं। ओके, जो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहता है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देते हो। और रीपेमेंट जो एक फिक्स डेट पे किया जाता है, और या फिर इंस्टॉलमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देते हैं। और रीपेमेंट का जो है प्रोविज़न कहाँ पे दिया रहता है, ट्रस्ट डीड में। 6 टाइप्स है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो ये वो टाइप का डिबेंचर्स होता है जिसका रीपेमेंट जो है कंपनी जो है पूरे लाइफ टाइम में रीपेमेंट नहीं करती है। ओके, दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी पूरी तरह बंद हो जाती है, उसी टाइम पे कंपनी क्या करती है,
इनका रीपेमेंट कर देती है। और व्हेन देयर इज़ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कंटीजेंसीज अराइजेस, ओके। कंपनी अगर मान लो लिक्विडेट हो गई या बैंकक्रप्ट हो गया, कंपनी के पास अभी अमाउंट अवेलेबल नहीं है या कुछ मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, इररिडीमेबल डिबेंचर करती है, ओके। तो इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में डिबेंचर्स का रीपेमेंट नहीं करती है। उसका पेमेंट कब करती है, जब कंपनी पूरी तरह लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, कंपनी के पास अमाउंट अवेलेबल नहीं रहता है, उसी टाइम पे कंपनी क्या करती है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स करती है, ओके। सो तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स देखा और इररिडीमेबल डिबेंचर्स देखा, ओके। रिडीमेबल डिबेंचर्स में हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स का रीपेमेंट करते हैं, कब करते हैं, फिक्स पीरियड पे करते हैं, ओके। और उस पीरियड के बारे में जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। और रीपेमेंट जो है हम फिक्स डेट पे करते हैं या फिर हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं, ओके। और ये जो प्रोविज़न जो है कहाँ पे दिया रहता है, ट्रस्ट डेट में। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका पेमेंट लाइफ टाइम में कंपनी जो है पेमेंट नहीं करती है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जो है कंपनी उसका पेमेंट नहीं करती है। कंपनी कब करेगी, जब कंपनी पूरी तरह से लिक्विडेट हो जाएगी, पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगी या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होगा, ओके। तो उसी टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स कर सकते हैं। एंड द सेवन टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबल, ओके। तो सेवन टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके। कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है यहाँ पे होल्डर को राइट देता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ओके। जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब आ जाता है, ड्यू डेट जब आ जाता है, उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने डिबेंचर्स को जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो इस राइट के बारे में जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ रहता है। द इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इश्यूड टू पब्लिक, ओके। तो जनरल मीटिंग में जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ओके। फिर उसको अप्रूव किया जाता है कि अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, ओके, तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन का जो है जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, ओके। मतलब जब आप पब्लिक को डिबेंचर इशू करते हो ना, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को का अप्रूवल करवाना पड़ता है कि हम जो है डिबेंचर्स को जो है कन्वर्ट करवाने वाले हैं, मतलब हम जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर को इशू करवाने वाले हैं, ओके। तो जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं। दिस डिबेंचर्स आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर। तो ये जो डिबेंचर जो होते हैं वो होल्डर के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर्स एट अ रेट लोअर देन मार्केट वैल्यू, ओके। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर कन्वर्जन का राइट मिलता है तो इससे क्या होता है कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हैं, ओके। और लोअर रेट पे करवाते हैं, जो मार्केट वैल्यू रहता है उससे भी कम रेट में वो क्या करते हैं, डिबेंचर्स को जो है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये था 7 पॉइंट कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिसमें वी कैन कन्वर्ट डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके, आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सच राइट इज़ गिवन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो ये जो राइट के बारे में कहाँ पे दिया गया है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में दिया गया है, ओके। पब्लिक में इशू करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन का अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। तो जब अप्रूवल मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर को इशू करते हैं, ओके। तो इससे फ़ायदा किसको होता है, डिबेंचर होल्डर को फ़ायदा होता है, ओके। जिसमें क्या होता है कि डिबेंचर होल्डर जो है अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हैं लोअर रेट में। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ओके। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी, ओके। जब मैच्योरिटी डेट आ जाता है तो उस टाइम पे हम जो है डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवाते हैं, तो उस डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ओके। तो जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दिस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, ओके। तो ये जो डिबेंचर्स है इनका रीपेमेंट कब किया जाता है, मैच्योरिटी डेट पे।
दिस डिबेंचर सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस दैट देयर इज़ नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू। ओके, तो इस डिबेंचर्स को जो है क्या होता है कि डिसएडवांटेजेस होता है क्योंकि उनके वैल्यू में जो है एप्रिसिएशन नहीं होता है। ओके, उनका जो वैल्यू है इंक्रीज नहीं होता है, उनका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, जिसमें हमने देखा कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। सो it is very important question, types of debentures. Okay, it is very important on board point of view, so you have to remember all the types of debenture. If you don't understand this, then you can revise it. Okay, you can check my lecture. Okay, later. Okay, later आप जो है बाद में जो है इस वीडियो को आप देख सकते हो, रिपीट करके भी आप देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ओके, सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता ही आता है और इस साल आना ही आना है ये एग्ज़ाम में। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, so deposits, acceptance of deposits, so it is another types of borrowed capital. Okay, first we have seen debentures, now we will see the acceptance of deposit. It is a public deposit, is an important source of financing short term requirement of company. Okay, so we already discussed about the debentures are required for long term and medium term. Okay, but public deposit, okay, public deposit is for short term. Okay, public deposit इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट को इशू करती है। ओके, बोरोड कैपिटल में हमने डिबेंचर्स के बारे में देखा। डिबेंचर जो है ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, बट पब्लिक डिपॉजिट जो है हम शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, इशू करते हैं। कंपनी रिसीव्स फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। ओके, कंपनी को जो है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट पब्लिक से कभी मिलता है, कौन से पीरियड में मिलता है, 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स में। ओके, मतलब कंपनी जो फिक्स डिपॉजिट जो इशू करती है तो उसका पीरियड का रेंज कहाँ से है, 6 मंथ से लेके 36 मंथ्स तक। ओके, सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ऐसे डिपॉजिट्स को क्या बोला जाता है, पब्लिक डिपॉजिट्स बोला जाता है। ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक तरह का क्या होता है, आपका बोरोड कैपिटल होता है। ओके, जिसमें कंपनी क्या करती है, पब्लिक से अमाउंट लेती है, डिपॉजिट लेती है और मैच्योरिटी डेट पे क्या करती है, उसका रीपेमेंट कर देती है। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी फॉर वेराइड पीरियड। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है कि हम जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं और उनको कहते हैं कि जो आपके सेविंग्स है वो क्या करो, आप हमारे कंपनी में डिपॉजिट कर दो कुछ पीरियड्स के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 6 मंथ से लेकर 36 मंथ्स तक होता है। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच डिपॉजिट्स। तो इस डिपॉजिट्स के ऊपर कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर। ओके, तो ऐसे टाइम पे कंपनी क्या करती है, डिपॉजिट रिसिप्ट जो है डिपॉजिटर्स को देती है। ओके, द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन डिपॉजिट रिसिप्ट्स। ओके, तो डिपॉजिट का जो टर्म रहेगा, जो पीरियड रहेगा, उसको कहाँ पे मेंशन किया रहेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट में मेंशन किया हुआ रहता है। ओके, तो डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लोन बाय द कंपनी। डिपॉजिट रिसिप्ट जो एक एक्नॉलेजमेंट होता है लोन का या डेट का, जो कौन इशू करती है, कंपनी इशू करती है। ओके, तो मतलब डिपॉजिट रिसिप्ट क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। जैसे कि हमने डिबेंचर का देखा था, डिबेंचर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, लोन होता है। ओके, तो वैसे डिपॉजिट रिसिप्ट भी क्या है, यहाँ पे एक तरह का डेप्ट है, लोन है, जो इशू कौन करता है, कंपनी इशू करती है। तो डिपॉजिट रिसिप्ट भी है क्या है, आपका एक तरह से प्रूफ हो जाता है। डिपॉजिट्स आर ईदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर टू द कंपनी। ओके, डिपॉजिट जो है ये सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड लोन भी होता है। ओके, जो कंपनी को ऑफर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे कंपनी को जो है सिक्योर डिपॉजिट भी दिया जाता है और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट भी दिया जाता है। ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट में हम क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं और उनको क्या कहते हैं कि आपका जो सेविंग्स है वो हमारे कंपनी में क्या करो, डिपॉजिट कर दो। ओके, उसके बदले में हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। ओके, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, आपको डिपॉजिट रिसिप्ट भी इशू करेंगे। ओके, तो जो पर्सन पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटर बोलते हैं। ओके, तो उसका जो रेंज है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो कहाँ पे दिया जाता है, डिपॉजिट रिसिप्ट में दिया जाता है। और डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, लोन होता है। ओके, जो कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके, सो डिपॉजिट जो है आपका सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। अब यहाँ पे मीनिंग दिया है
As per Section 231 of Companies Act 2013, deposits includes any receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company. Okay, Section 231 of Companies Act 2013 क्या बोलता है कि डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मनी को रिसीव करते हैं, कैसे, डिपॉजिट के थ्रू या फिर लोन के थ्रू। ओके, तो और वो रिसीव कौन करता है, कंपनी रिसीव करती है। कौन करती है, वो कंपनी रिसीव करती है। तो कंपनी कैसे रिसीव करती है, बाय वे ऑफ डिपॉजिट, जिसमें पब्लिक क्या करती है, अपने सेविंग को जो है डिपॉजिट करती है या फिर लोन के ज़रिए या फिर उसके अदर फॉर्म में जो है कंपनी क्या करती है, डिपॉजिट को रिसीव करती है। बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिससे मतलब अमाउंट को जो है बोरो किया जाता है, तो उसको जो है डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके, तो उसके बारे में जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन किया गया है। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, कौन से ऐसे अमाउंट है, कैटेगरी के अमाउंट है वो हम देखेंगे जो डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। द एबव एक्सप्रेशन हैज़ बीन फर्दर एलोबोरेटेड बाय Rule 21C of Companies Acceptance of Deposit Rule 2014. These rules provide that deposit means any receipts of money in the form of deposit or loan by company. Okay, तो यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 में, जो रूल नंबर 2(1) सबसेक्शन सी में दिया गया है कि डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि एक रिसिप्ट होता है, जो मनी जो रिसिप्ट होता है, मीन्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, जो मनी आप रिसीव करते हो वो किस में होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट में। किस में होना चाहिए, वो डिपॉजिट के फॉर्म में होना चाहिए या फिर लोन के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, डिपॉजिट। हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग। तो इसके अलावा जो दूसरा अगर आपको अमाउंट मिलता है, कंपनी अगर अमाउंट रिसीव करती है तो उसको हम डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वो क्या क्या है वो इस रूल में बताया गया है। एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल 2014 में जो है बताया गया है कि डिपॉजिट जो है वो कौन से चीज़ में नहीं आता है, जिसको हम डिपॉजिट में शामिल नहीं कर सकते। ओके, पहले तो हमने देखा कि डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय अ कंपनी। ओके, तो कंपनी जो अमाउंट रिसीव करती है वो कैसे रिसीव करेगी, या तो डिपॉजिट के फॉर्म में या फिर लोन के फॉर्म में। इसके अलावा जो रहेगा वो डिपॉजिट में नहीं शामिल होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है वो डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होता है। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग कंपनी से लोन मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स, अगर फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग आ रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट से अगर अमाउंट मिल रहा है या इंटरनेशनल बैंक से अगर अमाउंट मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, जो कंपनी दूसरे कंपनी से अमाउंट रिसीव कर रही है उसको भी हम डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर। ओके, कमर्शियल पेपर जो है ये गवर्नमेंट इशू करती है, कंपनीज भी इशू करती है इसको। ओके, तो अगर कमर्शियल पेपर के थ्रू जो अमाउंट मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, तो अगर आप बॉन्ड इशू करते हो तो उसके थ्रू जो अमाउंट मिल रहा है कंपनी को तो वो भी डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बॉन्ड भी एक तरह का क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट और बैंक क्या करती है, इसको इशू करती है। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट के थ्रू अमाउंट मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स। ओके, अगर आपने शेयर्स इशू किया है या डिबेंचर इशू किया है, पब्लिक को अगर आपने इशू किया है उसके थ्रू अगर पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर रही है, अगर उसके थ्रू अगर आपको अमाउंट मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। सो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आर डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 5। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के बारे में, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिटेल में जो है चैप्टर नंबर 5 में मेंशन किया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, डिपॉजिट क्या होता है, एक तरह का लोन होता है। ओके, जिसमें पब्लिक क्या करती है, अपने सेविंग्स को जो है कंपनी में जो है डिपॉजिट करती है। ओके, तो जिससे कंपनी को क्या होता है, अमाउंट मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिपॉजिट के अंदर क्या क्या शामिल नहीं होता है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है या फिर बैंकिंग कंपनी से लोन मिल रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक से अगर पैसा आ रहा है, या फिर कंपनी जो है दूसरे कंपनी से पैसा ले रही है, या फिर अगर कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर रही है उसके थ्रू जो अगर कंपनी को पैसा आ रहा है,
वो भी जो है डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। अगर कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है उसके थ्रू जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। अगर ट्रस्ट के थ्रू से अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर हम शेयर्स और डिबेंचर इशू करते हैं, अगर पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है तो उसके थ्रू कंपनी को क्या होता है, अमाउंट मिलता है, तो वो अमाउंट जो है डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो ये था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ओके, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू।